आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेरा के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए समझते हैं कि रेरा क्या है। रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट डेवलपमेंट एक्ट 2016। यह कानून भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी, जवाबदेह और बायर फ्रेंडली बनाने के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य है घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा, बिल्डरों की मनमानी पर रोक, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना, धोखेधारी और फर्जी विज्ञापनों पर नियंत्रण, रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास बढ़ाना। अब चर्चा करते हैं रेरा के प्रमुख प्रावधान की। तो इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 500 वर्ग मीटर से अधिक या 8 से अधिक फ्लैट वाले प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीकरण जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट का प्रचार या बिक्री नहीं कर सकते। 70% राशि एस्क्रो अकाउंट में डाला जाता है। एस्क्रो अकाउंट में खरीदारों से मिली राशि का 70% अलग बैंक खाते एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा और इस राशि का उपयोग केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में होगा। यदि बिल्डर समय पर फ्लैट नहीं देता तो उसे ब्याज या मुआवजा देना होगा। फ्लैट की कीमत तब कारपेट एरिया के आधार पर तय होगी, सुपर बिल्टअप पर नहीं। 5 साल की वारंटी का भी प्रावधान है। कब्जा देने के बाद 5 वर्षों तक निर्माण दोष के लिए बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है। यदि खरीदार को शिकायत है तो वह रेरा अथॉरिटी या अपीलीट ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो रेरा का ये लाभ है कि पारदर्शिता बढ़ी है, इससे फर्जी प्रोजेक्ट कम हुए, घर खरीदारों का भरोसा बढ़ा और विवादों के त्वरित समाधान पर एक मदद मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है रेरा के बारे में, जो ये अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ तो रेरा के बारे में कहा, सीजेआई ने कहा कि हर राज्य में यह एक पुनर्वास केंद्र बन गया है। इस प्राधिकरणों पर ऐसे ही लोगों का कब्जा है जिन लोगों के लिए यह संस्था बनाई गई। इनमें से किसी को भी असरदार राहत नहीं मिल रही है। तो इस तरह से इसके विफलता के तरफ ये इशारा है। तो रेरा ने वैसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो उसके आधार पर कहा जा रहा है कि रेरा ने भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाया है। यह कानून बायर की किंग की अवधारणा को मजबूत करता है और बिल्डरों की जवाबदेही तय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में यह संस्था अभी बहुत सफल नहीं रही है, लेकिन मतलब इसकी प्रासंगिकता है और जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जो कुछ त्रुटि हुई है, इसको अगर समाधान किया जाए तो बहुत लाभ मिल सकता है। हम इसके जो एक्ट के प्रावधान है उसका भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं कि कोर्ट ने सिर्फ सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी में कहा कि रेरा सिर्फ डिफ़ॉल्ट बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने वाला और घर खरीदने वालों को सुरक्षा न दे पाए तो उसकी उपयोगिता पर विचार करनी चाहिए। और रेरा की अपनी अपेक्षित भूमिका, घर खरीदारों की सुरक्षा को यह पूरी तरह से निभा रहा है या नहीं, इस पर अभी और बहस होना बाकी है, या इसमें जो सुधार की आवश्यकता है तो उसको इस सरकार की जिम्मेवारी है कि उसमें वो अपेक्षित सुधार लाए, या मतलब इसको सशक्त ढंग से इसको शक्तिशाली बनाए तो जो घर खरीदने वाले हैं उनको लाभ मिलेगा। रेरा संसद द्वारा पारित अधिनियम है। न्यायपालिका इसकी संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है। यहाँ मुद्दा वैधता का नहीं, प्रभावशीलता का है। और अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो रेरा को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध परियोजना पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। यह नियामक संस्था ही प्रभावी न हो तो कानून का उद्देश्य विफल हो जाता है। इससे नागरिकों का संस्थाओं पर विश्वास कम होता है। न्यायपालिका कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। और हम इसके बाद इसके का जो सेक्शन है उस सब पर चर्चा करते हैं। उसमें टोटल
92 सेक्शन है और 10 चैप्टर में विभाजित है। सेक्शन 1 कहता है कि शॉर्ट टाइटिल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कानून का नाम, लागू क्षेत्र और लागू होने की तिथि। वहीं सेक्शन 2 कहता है प्रोमोटर, एलोटीज, कारपेट एरिया, रियल एस्टेट एजेंट आदि की परिभाषा इसमें दी गई है। और सेक्शन 3 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। 500 स्क्वायर मीटर से अधिक या 8 से अधिक यूनिट वाले प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सेक्शन 4 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो प्रोमोटर को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी देनी होगी। वहीं पर सेक्शन 5 अथॉरिटी 30 दिनों में स्वीकृति या अस्वीकृति देगी। सेक्शन 6 का प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में समय का विस्तार हो सकता है। सेक्शन 7 नियम उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द की बात करता है। सेक्शन 8 कहता है कि रद्द होने के बाद परियोजना कैसे पूरी होगी इसके बारे में। और सेक्शन 9 कहता है कि एजेंट का भी रेरा में पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर की बात कही गई है और सेक्शन 10 से 18 में इसका प्रावधान है। सेक्शन 10 कहता है ड्यूटी ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, तो उसकी ड्यूटी है सही जानकारी देना, धोखाधड़ी न करना। सेक्शन 11 कहता है फंक्शन ऑफ प्रोमोटर, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना। सेक्शन 12 ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट की बात करता है, झूठे विज्ञापन पर दंड का प्रावधान है। और सेक्शन 13 में नो एडवांस विदाउट एग्रीमेंट, बिना लिखित एग्रीमेंट 10% से अधिक अग्रिम नहीं लिए जा सकते हैं। और सेक्शन 14 कहता है कि एडहेरेंस टू सैंक्शन्ड प्लान, स्वीकृत नक्शे में बदलाव बिना सहमति के नहीं। और सेक्शन 15 कहता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोजेक्ट, 2/3 आवंटियों की सहमति से ही ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्शन 16 इंश्योरेंस के बारे में कहता है कि भूमि और निर्माण की बीमा आवश्यक है। और सेक्शन 17 में कहता है कब्जा देते समय स्वामित्व हस्तांतरण। सेक्शन 18 में देरी होने पर खरीदार को ब्याज रिफंड करने की बात की गई है। वहीं सेक्शन 4 में राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एलोटीज के बारे में चर्चा है। तो इसमें सेक्शन 19 है सम्मिलित, तो समय पर कब्जा पाने का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, समय पर भुगतान करने का कर्तव्य, इसकी चर्चा सेक्शन 19 में की गई है। और चैप्टर 5 में रेरा अथॉरिटी, इसमें सेक्शन 20 से 39 तक है। तो सेक्शन 20 से 25 में कहा गया है रेरा की स्थापना, संरचना, नियुक्ति। और सेक्शन 34 कहता है रेरा के कार्य, शिकायत सुनना, निगरानी। और सेक्शन 35 से 38 में कहा गया है कि जांच की शक्ति और निर्देश जारी करना जैसे प्रावधान को परिभाषित किया गया है। फिर चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की व्यवस्था की गई है, केंद्र स्तर पर सलाह परिषद का गठन होगा। और चैप्टर 7 में कहा गया है रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, इसमें सेक्शन 43 से 58 के प्रावधान हैं। सेक्शन 43 कहता है अपीलीट ट्रिब्यूनल की स्थापना। सेक्शन 44 60 दिनों में अपील। और सेक्शन 58 हाई कोर्ट में आगे अपील का अधिकार। फिर अगर हम बात करें चैप्टर 8 का तो चैप्टर 8 में ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में कहा गया है कि, और इसमें चर्चा किया गया है सेक्शन 59 to 72 का। तो सेक्शन 59 में ये प्रावधान है कि बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट अगर है तो 10% तक जुर्माना किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 60 में गलत सूचना देने पर दंड का प्रावधान है। सेक्शन 61 में अन्य उल्लंघनों पर जुर्माना की बात कही गई है। तो सेक्शन 63 में आदेश का पालन न करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। सेक्शन 68 में एपिलेट ट्रिब्यूनल आदेश उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है। और सेक्शन 71 से 72 तक मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब चर्चा करते हैं सेक्शन 9 और 10 का, जो मिसलेनियस है सेक्शन। इसमें सेक्शन जो हैं वो हैं 73 से 92 तक। इसमें सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित है। सेक्शन 79 कंपनी द्वारा अपराध, सेक्शन 69 एक्ट अन्य कानूनों के अतिरिक्त। तो ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 88 में। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कानून। हाँ, अगर ये उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण होता है कई बार कि
इसके प्रावधान को ठीक से नहीं लागू किया जाए और सरकार अगर इस पर त्वरित कार्रवाई करती है और ढंग से इसको लागू किया जाता है तो बहुत ही प्रभावशाली ये हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा है कि इसके सेक्शन सबको कि कैसे प्रोमोटर, एलओटी, कारपेट एरिया, इस सब की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 में 500 स्क्वायर मीटर या यूनिट प्रोजेक्ट का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सेक्शन 4 में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज और 70% एस्क्रो प्रावधान है, और सेक्शन 5 में 30 दिनों में पंजीकरण स्वीकृति और अस्वीकृति की बात की गई है। सेक्शन 6 विशेष परिस्थितियों में समय विस्तार, और सेक्शन 7 उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द करने की बात कही गई है। वहीं सेक्शन 8 में रद्दीकरण के बाद प्रोजेक्ट पूर्ण कराने की व्यवस्था है, और सेक्शन 9 में रियल एस्टेट एजेंट का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सेक्शन 11 में प्रमोटर का कर्तव्य, वेबसाइट पर पूर्ण जानकारी, और सेक्शन 12 भ्रामक विज्ञापन पर रोक की बात कही गई है। सेक्शन 13 लिखित एग्रीमेंट से पहले 10% से अधिक अग्रिम नहीं, ये सेक्शन 13 का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 14 कहता है कि स्वीकृत नक्शे में बदलाव हुए तो 2/3 आवंटियों की सहमति, और सेक्शन 16 में बीमा को अनिवार्य किया गया है। भूमि और निर्माण दोनों का बीमा अनिवार्य है। सेक्शन 17 कब्जा देते समय स्वामित्व हस्तांतरण की बात कही गई है, और सेक्शन 18 में देरी पर रिफंड, ब्याज सहित मुआवजा। सेक्शन 19 आवंटी के अधिकार व कर्तव्य। सेक्शन 34 रेरा अथॉरिटी के कार्य एवं शक्तियाँ। सेक्शन 45 में अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना। सेक्शन 58 में हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान, और सेक्शन 59 से 63 तक बिना रजिस्ट्रेशन आदेश उल्लंघन पर जुर्माना। इस तरह से बहुत ही ढंग से इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं तो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और आप पूरा वीडियो को देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो सेक्शन सब है उसके भी बारे में चर्चा किया, साथ ही ये कितना अभी सफल हो रहा है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट के में जो बहस हुआ है उसमें जो CJI ने जो टिप्पणी की है उसको हमने जाना है। और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं और ये कितना सफल हो रहा है। तो अभी वैसे IAS अफसर सबको यहाँ पर बैठाया गया है ताकि कार्रवाई हो सके बढ़िया से और ये फंक्शन कर सके। और इस तरह से अगर पूरा ढंग से प्रावधान को लागू किया जाए तो ये एक सफल हो सकता है। ये एक्ट आवश्यकता है कि एक्ट को ढंग से लागू किया जाए। तो एडवोकेट जनरल ने बेंच को बताया कि नीतिगत फैसले के आधार पर राज्य जो इसका मुख्यालय है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रही है। तो इस तरह से जो बताया गया कि रेरा में एक रिटायर्ड IAS अफसर की नियुक्ति गई है। तो CJI ने कहा कि हर राज्य में एक पुनर्वास केंद्र ये बन गया है। तो इस तरह से अभी बहस जारी है, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में ये अच्छा से फंक्शन करेगा, और जिस उद्देश्य से ये इसको बनाया गया है तो ये अपने उद्देश्य में सफल होगा।